जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है जाके मेरे चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, उसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। उसी क्रम में ये 7वां है। अब इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन था सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का आपका आगामी परीक्षा में आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि आज का जो हिंदुस्तान पेपर है, हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है कि बहुत जल्द झारखंड में 23,000 आपका पुलिस विभाग में नौकरी होने वाला है या नियुक्ति होने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपका पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय से लेके इंस्पेक्टर तक का पद है, लेकिन कितना है 23,000 और 23,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये बहुत जल्द आपका नियुक्ति होने वाला है झारखंड में। और आपको पता है कि झारखंड में नियुक्ति का मौका जो होता है बहुत कम आता है, तो आप लोग एक बार ले लीजिए, फिर कब आए नहीं आए पता नहीं। और आपको सिलेक्ट होने के लिए क्या करना होगा, निरंतर पढ़ाई जारी रखना होगा और वो भी क्या, ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो ये आपका अगर आपके घर में हिंदुस्तान आता है तो आप लोग देख लीजिएगा, यही है आपका आज का न्यूज़ और आप लोग के लिए क्या है, गुड न्यूज़ के समान है। अब चलिए शुरू कर ही देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। पहला है आईआईटी धनबाद, दूसरा है बीआईटी मेसरा, तीसरा है एनआईटी जमशेदपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनआईटी जमशेदपुर। ठीक है, तो एनआईटी जमशेदपुर देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। अब इस एनआईटी जमशेदपुर की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। कब? 1960 ईस्वी में हुआ है। अब थोड़ा-सा हम लोग जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। तो जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है, किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और ये पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर में ही आपका क्या है, जमशेदपुर में ही आपका टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। और कब किया गया है? तो 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया है। साथ ही आपको ये भी पूछता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। ठीक है, साकची। साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है आपका क्या? जमशेदपुर शहर। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। तो दलमा पहाड़ी जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। अगर बात किया जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। कितनी है? 3000 फीट है। ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है। क्या है? आपका स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला समुद्र के निकटतम दूरी पर स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो आपको पता है कि झारखंड में कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, झारखंड एक क्या है, स्थलबद्ध राज्य है। इसकी भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। पूर्वी सिंहभूम जिला जो है समुद्र तट से सर्वाधिक निकट है। ये समुद्र से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में है। कितना? समुद्र से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है, जो कि सबसे निकटतम दूरी है, ये आपको याद रखना है। अब ये पूर्वी सिंहभूम की बात आई है तो ये कब बना है जिला? 1990 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बंगाल की शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। आपको बता दें कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? टोरी है और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में।
और आपको बता दें इस दामोदर नदी का ज़िक्र हुआ ही है, तो इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी। और यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण बंगाल की शोक इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है खरखाई नदी, चौथा है बराकर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। तो चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और चांडिल डैम अगर पूछा जाए तो ये आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आएगा। कहाँ? सरायकेला जिला के अंतर्गत आएगा। और सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जिला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? खरकई नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपका सरायकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरायकेला जो है आपका छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के प्रसिद्ध है। झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला जिला को माना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग इस स्वर्णरेखा नदी की। तो स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो रांची का नगरी गाँव है। रांची का नगरी गाँव। और ये जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलता है उस जगह को बोलते हैं क्या? रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब होता है कुआँ का छोटा रूप चुआ। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना है, ये आपको याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में ही आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है ताकि आप सवाल के जवाब को ज़्यादा देर तक याद रख सकें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के लिए। तो झारखंड का जो है आपका कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला, ये 3 जिला जो है आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि कोडरमा जो है, जिसको क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है अत्यधिक मात्रा में अभ्रक मिलता है। और कोडरमा में जो है आपका उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। कैसा मिलता है? उच्च कोटि या उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है, जिसको रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इस एरिया में जैसे हो गया कोडरमा हो गया, हजारीबाग, गिरिडीह हो गया, इस एरिया में आपका अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। कैसा? अभ्रक मूलक मिट्टी पाए जाते हैं। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है? ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। कैसा? हल्का गुलाबी रंग का होता है और चमकीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धनबाद स्थित उर्वरक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी के किनारे। तो आपको बता दें कि धनबाद में जो उर्वरक खाना कारखाना है कहाँ पर है? सिंदरी में है। तो धनबाद में एक जगह है जिसका नाम है सिंदरी। सिंदरी के पास ये आपका क्या है? उर्वरक कारखाना है। और यह कारखाना जो है आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 1951 ईस्वी में हुआ है। कब? 1951 ईस्वी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब दामोदर नदी के बारे में पहले बताएं फिर भी बताएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी है। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। साथ ही दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका दूसरा नाम देव नदी भी है, इसको देव नदी भी बोलते हैं, ठीक है। झारखंड में इसकी लंबाई की बात की जाए तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। कैसी नदी है? प्रदूषित नदी है। अब दूसरा विकल्प को भी देख ही लेते हैं, इसका तो आंसर ए हो जाएगा। मयूराक्षी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम मोर नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल की बात किया जाए, इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी से होती है। कहाँ से? त्रिकुट की पहाड़ी से। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। और इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका कौन सा मेला लगता है? तो इस नदी के किनारे आपका हिजला मेला लगता है। किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में लगता है, ये भी आपको याद रखना है।
अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड भारत के संपूर्ण खनिज संसाधनों में लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सा है? यानी कि पूरे भारत में जितना खनिज संसाधन उत्पादन होता है या मिलता है, उसमें झारखंड अकेले कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी करता है? पहला है 40%, दूसरा है 30%, तीसरा है 15%, चौथा है 55%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40%। तो आपको बता दें कि भारत के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। यानी कि ये खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य हमारा झारखंड राज्य है। इसलिए झारखंड राज्य को या झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर खनिज संपदाएं पाई जाती है, उस जगह को रूर प्रदेश कहते हैं, ये रूर क्षेत्र कहते हैं। इसलिए छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में भी खनिज संपदाएं भर भर के पाए जाते हैं, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का वर्णन मिलता है? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। ठीक है, तो आपको बता दें कि मुगल शासक जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजू के जहांगीरी में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जहांगीर का बात हो रहा है और ये वही जहांगीर है जिन्होंने नागवंशी शासक दुर्जन साल को जो है आपका 11 साल के लिए कैद करके रखा था। कहाँ पर कैद करके रखा था? तो ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हीरे के अच्छे परख होने के कारण बाद में जहांगीर दुर्जन साल को छोड़ देता है, यानी कि रिहा कर देता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर। यानी कि मुगल बादशाह अकबर के समय मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। ये आपको याद रखना है। अकबर बिरबल की कहानी सुनते हैं, वही है क्या है? अकबर। ठीक है, अब बढ़े आगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्टेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग नोटबुक में अगर नोट करते तो ज़्यादा बेहतरीन होता। बाकी आपकी मर्जी किस तरह से आपको पढ़ना अच्छा लगता है और कैसे आपको सवाल ज़्यादा याद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रामगढ़, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद। कहाँ चल गया धनबाद? हाँ, तो धनबाद शहर को क्या कहा जाता है या धनबाद जिला को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? भारत का इसे एक कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। अब धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1956 ईस्वी में जिला बना है। अब धनबाद में एक शहर है जिसका नाम क्या है? वासेपुर नाम है, वासेपुर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुमला जिला। ठीक है, तो टांगीनाथ मंदिर या टांगीनाथ मंदिर धाम जो है आपका गुमला जिले के मझगांव के पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग गुमला जिला की, तो गुमला जिला जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गुमला में इस टांगीनाथ मंदिर के अलावा भी क्या है? बहुत सारा पर्यटक स्थल है। ठीक है, जैसे आपका हो गया महामाया का मंदिर। कहाँ है? महामाया का मंदिर भी आपका गुमला जिला में है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये आंजन धाम भी कहाँ है? तो आंजन धाम भी आपका है ये गुमला जिला में ही है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपका नागफेनी, अरे नागफेनी का किला या नागफेनी जगह जो है वो भी कहाँ है? तो ये भी आपका गुमला जिला में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुमला जिला जो है आपका वीर सैनिक पैदा करने वाला भी जिला है। ये आपको याद रखना है।
यहीं से आपका क्या है अलबट एक्का का जन्म हुआ था गुमला जिला में। गुमला जिला के जारी प्रखंड के जारी गांव से अलबट एक्का का जन्म हुआ था। ठीक है, उन्हीं अलबट एक्का का स्टेचू जो है आपका कहाँ रांची का मेन रोड में लगा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बोलने से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था? पहला है नादिर अली खान, दूसरा है माधव सिंह, तीसरा है जयमंगल पांडे, चौथा है शेख भिखारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयमंगल पांडे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच क्या हुआ था? चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें सेनापति कौन थे? तो जयमंगल पांडे थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आप लोग क्या बोलिएगा? रोहिणी गांव में। कहाँ? रोहिणी गांव में। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। और यहाँ रोहिणी गांव में भी हुआ था, तो कब हुआ था? तो 12 जून। कब? 12 जून 1857 को। ये आपको याद रखना है। यहाँ तो हो जाएगा सेनापति जयमंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? पहला है हो जनजाति, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है कोरवा जनजाति, चौथा है चेरो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेरो जनजाति। तो 1857 के विद्रोह में पलामू के जो नीलांबर पीतांबर थे, उनको चेरो जनजाति ने साथ दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो नीलांबर पीतांबर, ये दो लोगों का नाम है, ये दो सगे भाई थे। ठीक है, और आपका खरवार जनजाति के थे। और खरवार जनजाति का ही एक भाग होता है कौन सा? भोक्ता। तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि ये भोक्ता बंधु थे। तो भोक्ता आपका खरवार का ही भाग है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या है? खरवार जनजाति के थे। और इन्होंने क्या है कि 1857 में पलामू का नेतृत्व किया था ही। इसलिए इन्हें बाद में क्या है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। कब? तो आपको वो भी बताते हैं। 28 मार्च 1859 ईस्वी को इन्हें लेस्लीगंज में, कहाँ? लेस्लीगंज में फांसी दे गई थी। कहाँ? लेस्लीगंज में फांसी दे गई थी। और लेस्लीगंज में भी किस पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी? तो आम के पेड़ में लटकाकर इन्हें दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई थी। ये आपको याद रखना है। तो नीलांबर पीतांबर दो भाई थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू में किया था। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? पहला है कैप्टन सिप्सन, दूसरा है कैप्टन डाल्टन, तीसरा है कैप्टन विल्किंसन, चौथा है कैप्टन केमक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डाल्टन। तो 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और किसको? हाँ, तथा गणपत राय को कैप्टन डाल्टन के कहने पर क्या है फांसी दे दी गई थी। और कब कब दिया गया था वो भी बताते हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को दिया गया था पहले। ठीक है, इसको दिया गया था आपको 16 अप्रैल 1858 को। कब? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को किसको दिया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। और गणपत राय को कब दिया गया था? तो गणपत राय को दिया गया था 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है, उसको 16 को, ठाकुर को 16 को और गणपत राय को 21 अप्रैल को फांसी दिया गया था। ठीक है, और कहाँ दिया गया था वो भी बता देते हैं। तो वर्तमान में जो जिला स्कूल है, आप लोग शहीद चौक देख रहे होंगे रांची के मेन रोड में, तो जिला स्कूल के पास ही इन्हें दे दिया गया था। और किस पेड़ पर लटका कर दिया गया था? तो कदम वृक्ष पर। कदम नाम का एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर लटकाकर इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। आपका रांची जिला स्कूल है उसका गेट के सामने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? पहला है 20, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है 56। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लोगों को। ठीक है, तो 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। क्या? देवघर षड्यंत्र केस में। अब आपको बता देते हैं कि ये क्या था देवघर षड्यंत्र केस, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो बताने वाले हैं। तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था और अक्टूबर 1927 ईस्वी में उसके मकान पर छापा मारा गया था।
ठीक है, जहां से पिस्टल और कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए थे। इस केस को ही क्या कहा जाता है, देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों की दशा को सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। पहला है स्वामी प्रज्ञानंद, दूसरा है स्वामी हंसानंद, तीसरा है स्वामी सहजानंद, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ था, जहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या है आपका आंदोलन चलाया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब संथाल परगना का जिक्र आया है, तो संथाल परगना क्या है आपको कि एक प्रमंडल है। जैसे आपको पता है कि पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितने? 5 प्रमंडल। उन पांचों प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बताते हैं। तो आपका एक हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? रांची हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? मेदिनी नगर। ठीक है, मेदिनी नगर। फिर हो जाएगा आपका क्या? संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो संथाल परगना का मुख्यालय आपका दुमका हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों के लिए ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद ने आंदोलन चलाया था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका कुड़ुख ग्रामर मान गोविंद बनर्जी, दूसरा है कुड़ुख फोकलोर ए ग्रीनाट, तीसरा है मेघदूत श्रीनिवास पानुरी, चौथा है डाह सुकुमार। यानी कि एक तरफ राइटर का नाम है और एक तरफ उनकी रचना का नाम है। तो इनमें से जो है 3 बिल्कुल सही मिलान किया गया है, एक गलत है। जो गलत है उसको पहचानना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुड़ुख ग्रामर को मान गोविंद बनर्जी ने नहीं लिखी है। तो किसने लिखा है? तो कुड़ुख ग्रामर को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है फार्डिनेड हॉर्न। क्या नाम है? फार्डिनेड। लिख लेते हैं, फार्डिनेड। ठीक है, फार्डिनेड हॉर्न ने लिखा है आपका क्या? कुड़ुख ग्रामर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुड़ुख शब्द से एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कुड़ुख जो है, उरांव जनजाति लोग स्वयं को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। क्या कहलाना पसंद करते हैं? कुड़ुख। क्योंकि उरांव जनजाति जो भाषा बोलती है उसको क्या बोलते हैं? कुड़ुख भाषा बोलते हैं। और ये जो कुड़ुख भाषा है, ये आपका किस लिपि में लिखी जाती है? ये आपका तोलोंग सिकी लिपि में लिखी जाती है। तोलोंग सिकी लिपि में। और ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मिलान में आपको कोई एक को जानने से ये ठीक नहीं होता है। मिलान में आपको 4 जो ऑप्शन दिया है, चारों के बारे में ठीक-ठाक जानिएगा, तभी सही मिलान हो पाता है। और आपको इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपको थोड़ा-सा टफ लगेगा, लेकिन टफ ज़्यादा नहीं होता है। 1 से 2 बार आप अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो यहाँ का सारा क्वेश्चन ईज़ी लगने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है तुलिका, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिंह की रचना, दूसरा है मरुपथ, मान गोविंद बनर्जी, तीसरा है गायब होता हुआ देश, रणेंद्र, चौथा है जननिस्तान, सच्चिदानंद सहाय मधुकर। तो इसमें भी जो है आपका 3 व्यक्ति और तीनों की रचना बिल्कुल सही है, जबकि एक व्यक्ति का रचना यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जो गलत है उसको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरुपथ को मान गोविंद बनर्जी ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? तो मरुपथ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सत्यनारायण शर्मा है। क्या है? सत्यनारायण नारायण शर्मा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मरुपथ को लिखने वाले आपका सत्यनारायण शर्मा है और बाकी सब बिल्कुल सही मिलान हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है। पहला है बॉक्सिंग, दूसरा है पावर लिफ्टिंग, तीसरा है योग, चौथा है कुश्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका योग। ठीक है, तो अनुष्का कर्मकार का संबंध योग से है। इन्होंने 2015 में, कब?
2015 में बैंकॉक में संपन्न एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाया था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में भारतीय ओवरऑल चैंपियन भी रही थी, ये आपको याद रखना है। अगर इतना याद नहीं होता है तो इतना तो याद रखना है कि अनुष्का कर्मकार का जो संबंध है किससे है, योग से है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक लड़की है जिसका संबंध योग से है और उनका नाम क्या है, उसका नाम अनुषा है। ठीक है, तो ये अगर पूछ दे अनुषा का संबंध किससे है, किस खेल से, तो भी हो जाएगा आपका योग से। देखिए आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो हमें लेके आना ही पड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है सीमा वर्मा, चौथा है झानू हंसदा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकी प्रधान। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान है। ये 2016 में, कब, 2016 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी। ये आपको याद रखना है। निकी प्रधान कहाँ, झारखंड की है और झारखंड की प्रथम हॉकी खिलाड़ी है, महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। अब फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला को, दीपिका कुमारी को। तो दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। तीरंदाजी जिसी को क्या कहा जाता है, धनुर्धर या निशानेबाज भी कहा जाता है। और ये झारखंड रांची की रातू की रहने वाली, झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है और ये ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है और ये आपका कॉमनवेल्थ गेम में 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। और इनके इस महान कार्य के लिए क्या है, 2016 में, कब, 2016 में भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पहला है हल पुनः, दूसरा है सरहुल, तीसरा है करम, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल पुनः। तो साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में हल पुनः त्योहार आयोजित किया जाता है। इस त्योहार में माघ महीने के पहले दिन को आरवायन यात्रा या हल पुनः के रूप में जाना जाता है, जिससे जुताई की शुरुआत भी माना जाता है। ठीक है, यानी कि खेत में जब फसल लगाने के लिए जो पहली जुताई होता है वही वाला त्योहार है क्या, हल पुनः। इतना आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है सरहुल के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, विशेषकर ये उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहता है, खद्दी भी कहता है। ठीक है, खद्दी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि सरहुल जो है आपका कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष को सखुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सखुआ भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि साल जो है क्या है, झारखंड की राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। और साल इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि साल जो है मजबूत लकड़ी वाला एक ये पेड़ है और इसका मजबूत होने के कारण इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही इसका जो फूल है और इसका जो फल है वो आयुर्वेदिक या दवा के रूप में काम आता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका सरहुल के बारे में जानकारी। अब करम के बारे में थोड़ा सा बता दें तो सरहुल के बाद करम जो है झारखंड के जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे जनजातियों के अलावा सदान भी काफ़ी मिलजुल के मनाते हैं। और करम जो है आपका भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है। क्या है, भाई बहनों का प्रेम क्या है, करम त्यौहार। जैसे सदानों में जो रक्षाबंधन होता है भाई बहनों का त्यौहार, ठीक उसी तरह से करम भी क्या है, भाई बहन वाला त्यौहार। इसीलिए करम की तुलना रक्षाबंधन से किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब करम की बात की जाए तो करम जो है आपका भादो महीना, कब, भादो महीना के एक शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें करम नाम की वृक्ष है उसकी डाली की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर है चौथा ऑप्शन वंदना। तो वंदना जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है, पशुओं से संबंधित त्यौहार है, या यूं कहे कि वंदना का ही दूसरा रूप क्या है, सोहराय है। सोहराय वाला भी क्या है, पशुओं से संबंधित त्यौहार है। और ये क्या है आपका दीपावली के दूसरा दिन या कार्तिक के अमावस्या को मनाए जाने वाला क्या है, त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोम्बकट झारखंड की किस जनजातियों की एक अनूठी परंपरा है। पहला उरांव जनजाति, दूसरा है कुर्मी, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है तुरी। इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। तो कम्ब कट, जिसको कंघी कट भी कह सकते हैं, कला का संबंध उरांव जनजाति से, ये आपको याद रखना है। तो उरांव जनजाति के द्वारा एक चित्रकला जो है, चित्रकारी की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉम्ब कट कहा जाता है। ये कंघी से बनाए जाने वाला चित्रकारी है, और कंघी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, कॉम्ब बोलते हैं, तो उसी से याद रखिए कॉम्ब कट। और यह उरांव जनजाति में मनाए जाने वाला एक चित्रकारी है। ठीक है, अब उरांव जनजाति की जिक्र आया है, तो उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, और अगर इनकी भाषा की बात किया जाए तो इनका भाषा क्या है, कुड़ुक है। ठीक है, इसीलिए ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा जो है, उसको लिखने के लिए तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि उरांव जनजाति के जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे सरना, आप लोग सोच रहे होंगे चलामा, नहीं। उरांव जनजाति के जो है सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा देवता का नाम है क्या, धर्मेश। ये आपको याद रखना है, धर्मेश। आपको और उरांव जनजाति के बारे में बता दें तो उरांव जनजाति में जो युवा गिरी पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, धूमकुड़िया। क्या बोलते हैं, धूमकुड़िया कहते हैं। ठीक है, ये धूमकुड़िया क्या है, प्रशिक्षण गृह है। यहाँ पर उरांव जनजाति के युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने परंपराओं से संबंधित या अन्य जो सीखने योग्य चीज़ है उनके बारे में शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। ठीक है, लड़कों के लिए अलग युवा गृह होता है और लड़कियों के लिए अलग युवा गृह होता है। लड़कों के लिए जो युवा गृह होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो खेड़पा। क्या बोलते हैं, जो खेड़पा कहते हैं। और लड़कियों के लिए जो अलग युवा गृह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल एड़पा कहते हैं, या पेलो एड़पा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सामान्यतः जो है आपका सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। ठीक है, 10-11 वर्ष के आयु में प्रत्येक 3 साल में सरहुल के दिन में इसमें प्रवेश मिलता है। और सदस्यता कब तक रहती है, तो जब तक शादी ना हो जाए तब तक सदस्यता बनी रहती है। ठीक है, शादी होने के बाद सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका उरांव जनजाति के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जनजातियों में सबसे अधिक किसका विकास हुआ है या कौन अपना डेवलप ज़्यादा किया है, तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में टोकरी बनाने वाले एक छोटा समुदाय है। पहला है मुंडा, दूसरा है कुर्मी, तीसरा है तूरी, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तूरी। ठीक है, तो तूरी समुदाय के लोग टोकरी बनाने और अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्य जंगल आधारित जो चित्रकारी करने में माहिर है। ठीक है, तो ये लोग जो है विशेषकर क्या है, आपका बांस का जो है बर्तन उर्तन बनाने में माहिर होते हैं। ठीक है, बांस का हो गया, आपका टोकिया हो गया, सूप हो गया, दौरा हो गया, ये सब कौन बनाता है, तो तूरी जनजाति लोग। इतना आपको याद रखना है। यानी कि ये लोग जन्मजात क्या होता है, कारीगर होता है। इन लोग में विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। ज़्यादा कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होता, इन लोग में जन्मजात इनबिल्ड रहता है। ठीक है, अब बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से एक क्या है, बिरहोर जनजाति। ठीक है, और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और बिरहोर जनजाति जिस जगह पर रहते हैं उस निवास स्थल को क्या कहते हैं, तो टंडा कहते हैं। ये भी पूछा हुआ है और इस तरह के पूछता है। ठीक है, और बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो इनमें एक खास चित्रकारी का क्या है, प्रचलन है, जिसको क्या कहते हैं, कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी में भी कोहबर का अर्थ पूछा है। कोहबर का अर्थ होता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। यानी कि कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा होता है। ये भी आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो बिरहोर जनजाति सबसे अधिक जो है कहाँ रहती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हजारीबाग जिला में। कहाँ, हजारीबाग जिला में सबसे अधिक जनसंख्या इनकी देखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, 26 नहीं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सेंद्रा बैंसी क्या है। पहला है शिकार परिषद, दूसरा है आदिवासी नृत्य, तीसरा है आदिवासी आंदोलन, चौथा है धार्मिक कर्मकांड। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, शिकार परिषद। ठीक है, तो झारखंड के जनजातीय लोग शिकार परिषद को ही सेंद्रा बैंसी कहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिकार को ही सेंद्रा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बैंसी मतलब परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति नहीं है। पहला है कोरबा, दूसरा है चीक बड़ाई, तीसरा है लोहार, चौथा है महली।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। कोरबा शिल्पी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और शिल्पी जनजाति के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो महली आ जाएगा, करमाली आ जाएगा, लोहरा आ जाएगा, चीक बड़ायका आ जाएगा। ये सब क्या है? शिल्पी जनजाति है, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपका शिल्पी जनजाति है, जबकि कोरवा नहीं है। ये आपको याद रखना है। शिल्पी मतलब कुछ ना कुछ बनाने जिसको आता है, ठीक है, जिसमें हुनर है, जो कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे महली लोग बांस का कुछ बनाता है, लोहार लोग लोहा का सामान बनाता है, चीक बड़ा कपड़ा बुनता है। ये सब जो है इन लोग में पहले से ही कुछ बनाने का गुण होता है, लेकिन कोरवा जनजाति ये सब नहीं करता है। तो शिल्पी जनजाति कौन नहीं है? तो कोरवा जनजाति नहीं है। और कोरवा क्या है? 8 आदिम जनजाति में से ही एक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सरायकेला राजघराने में झारखंड की कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है? पहला है पाइका, दूसरा है जदूर, तीसरा है जतरा, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छौ। यानी कि छौ नृत्य का उद्गम स्थल आपका सरायकेला माना जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और छौ नृत्य झारखंड का एक ऐसा लोक नृत्य है जो आपका झारखंड से बाहर, देश से बाहर, यूरोप में भी काफी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो झारखंड में छौ नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सरायकेला है। वैसे भारत के 3 राज्यों में छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। एक तो हो जाएगा आपका उड़ीसा का मयूरभंज। कहाँ? उड़ीसा का मयूरभंज। और आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। इस प्रकार छौ नृत्य के 3 प्रकार होता है, मयूरभंज प्रकार, पुरुलिया प्रकार और आपका सरायकेला प्रकार, ठीक है। अब छौ नृत्य में होता क्या है? तो इसमें जो है मुखौटा पहन के, कैसा? मुखौटा पहन के ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। इसमें कोई गाना नहीं होता है, इसमें सिर्फ संगीत की धुन पर ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है मुखट्टा पहन के, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी नृत्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। तो पाइका जो है ये भी ओजपूर्ण नृत्य है और पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है पुरुष जो है आपका क्या है? सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, इसलिए पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, किसको? पाइका नृत्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? पहला है गीता कोड़ा, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा है कल्पना सोरेन। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल आसान है, आप भी कोशिश कीजिए, हम तो बता ही रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी गवर्नर आपका द्रौपदी मुर्मू रही है। और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जो है आपका क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। और इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है कहाँ की रहने वाली है? ये उड़ीसा, उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज, कहाँ? रायरंगगंज की रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, ये भी आपको याद रखना है। क्या? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो गीता कोड़ा, गीता कोड़ा क्या है कि बचपन नहीं भाई, जबान लड़खड़ा रहा है, बहुत देर बिना पानी पिए बोल रहे हैं ना। बचपन नहीं हो जाएगा। वर्तमान में गीता कोड़ा कुछ भी नहीं है, ना ही सांसद है, ना ही विधायक है, लेकिन बीजेपी की ओर से है या बीजेपी के दल से क्या है, इन्होंने संसद के लिए चुनाव लड़ा था जिसमें वो हार चुकी है। ये मधु कोड़ा की वाइफ है, ठीक है। अब महुआ मांझी की बात किया जाए तो ये एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छा राइटर भी है। इन्हीं का पुस्तक को बार बार पूछता है कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ किसका लिखा हुआ है? तो हो जाएगा महुआ मांझी का, ठीक है। और महुआ मांझी वर्तमान में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है? राज्यसभा की सदस्य है। ये आपको याद रखना है। अब कल्पना सोरेन कौन है? अरे बाबा, कल्पना सोरेन को नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा? कल्पना सोरेन हमारे माननीय सीएम जो है हेमंत सोरेन, उसकी पत्नी है। और ये गांडेय, कहाँ? गांडेय विधानसभा से क्या है? जेएमएम की विधायक है। ये भी आपको याद रखना है, कल्पना सोरेन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या क्या थी? पहला है 45, दूसरा है 34, तीसरा है 33, चौथा है 18। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 33। तो जब झारखंड बना था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय जो है अनुमंडल की संख्या कितनी थी? 33 थी। लेकिन वर्तमान समय में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 45 है।
ये आपको याद रखना है। अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। पढ़ने आए हैं, आराम से पढ़ना है, ठीक है। ज़िंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है। तो झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे, ठीक है। कितने? 18 ज़िले थे। उसके बाद 2001 में आपका कितना? 4 ज़िला बना। कौन-कौन? सिमडेगा, लातेहार, आपका सरायकेला खरसावां और कौन? सिमडेगा। और सिमडेगा, लातेहार और जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और लातेहार, ये 4 जिला बना। तो कितना हो गया? 22 हो गया। उसके बाद 2007 में आपका 2 जिला बना। कौन-कौन? तो खूंटी और आपका रामगढ़। इस तरह से झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है। ये तो क्लियर हो गया। आप पूछेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितनी जनसंख्या है? तो हो जाएगा 3,29,88,134 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका 264। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में गांवों की जनसंख्या कितनी है, तो 32,620। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या भूल गए? अनुमंडल। तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और प्रमंडल, अनुमंडल लिख देगा। प्रमंडल की संख्या 5 है और अनुमंडल का तो हो जाएगा 45। तो ये सब आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 25 सितंबर 2018, दूसरा है 24 जनवरी 2019, तीसरा है 15 नवंबर 2008, चौथा है 2 अक्टूबर 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 24 जनवरी 2019। तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को किया गया था। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आज टोटल 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पहला है सरहुल, दूसरा है करम, तीसरा है टूसू, चौथा है चंडी। चांदी होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। सरहुल के बारे में आपको बार बार बता चुके हैं, तो सरहुल के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बताते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे, फिर बाकी त्यौहार के बारे में बताएंगे। सरहुल जो है, इसमें आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी पर्व के बारे में बताते हैं। करम जो है आपका भादो महीना, कब? भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है आपका करम नाम का वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है और यह भाई बहनों पर आधारित त्यौहार है। अब टूसू पर्व की बात की जाए तो टूसू पर्व जो है आपका मकर संक्रांति मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। और यह है टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टूसू नामक कन्या आपका कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए झारखंड में जो कुर्मी बहुल जो इलाका है, पंच परगनिया एरिया, वहाँ यह त्यौहार जम के मनाया जाता है। ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। टूसू पंच परगनिया एरिया में आपका मकर संक्रांति के समय, ठीक है। चंडी की बात की जाए तो चांडी जो है आपका क्या है? उरांव जनजाति मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक बात जो है वो आपको बताते हैं। तो चंडी पर्व में जो होता क्या है कि वहाँ महिलाएं भाग नहीं लेती है और वैसे घर का पुरुष भी भाग नहीं लेता है जिस घर की महिलाएं प्रेग्नेंट है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। है क्वेश्चन है 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? पहला इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है एस्ट्रो एशियाई, चौथा है इंडो वर्मिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रो एशियाई, ठीक है। एस्ट्रो एशियाई। तो मुंडा भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। और मुंडा भाषा जो है आपका मुंडा मुंडा जनजाति के बारे में बता रहे हैं। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? मुंडारी भाषा। और मुंडारी भाषा आपका एस्ट्रो एशियाई या एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। ये आपको याद रखना है। और ये द्रविड़ भाषा की बात की जाए तो द्रविड़ भाषा आपका क्या है? कुड़ुक भाषा आता है। साथ ही आपका माल्टो भाषा आता है, ठीक है। माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा कौन बोलता है? तो माल्टो भाषा जो है झारखंड की जो 8 आदिम जनजाति में से में क्या है आपका? ये सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया आपका क्या है? माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमको लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया, लगता है नहीं, सही हो गया। तो आप लोग के लिए क्लास लाने के लिए काफ़ी शिद्दत, काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होता है,
काफ़ी मौसम भी अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद हर हाल में क्लास लाते हैं ताकि आपका जो लय टूटे ना। ठीक है? तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? फटाफट जो भी कहना हो आप लोग कमेंट भी कीजिए और आपको बातचीत भी करना है तो मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें आप लोग क्या है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? कल फिर फ्रेश और नए क्लास और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्लास लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।